A very good morning, student. So again we continue our chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. In this video our topic is structure of a polynucleotide chain. Okay. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, आज हम डिटेल में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आपको ये तो पता है कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं हमारे में, दैट इज योर डीएनए एंड सेकेंड वन इज योर आरएनए। डीएनए जो होता है मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए होता है। आरएनए कुछ वायरसेस में हमको एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आरएनए हम लोगों के सेल में भी प्रेजेंट होता है, मैसेंजर की तरह काम करता है, एडाप्टर की तरह करता है, कैटलिस्ट की तरह करता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो आपका डीएनए आरएनए दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे बना होता है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, ठीक है ना। तो अब आप वर्ड देख सकते हो क्या बना है आपका पॉली, एक और इसी का जस्ट अपोजिट होता है दैट इज योर मोनो, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट वर्ड कहें तो मोनोमर और इसको कहते हैं पॉलीमर। तो मोनोमर किसको कहते हैं, जब हम सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी सिंगल चीज की बात कर रहे हैं तो हम मोनोमर वर्ड यूज करेंगे। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो हम उसके लिए मोनोमर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन पॉली कब यूज करेंगे, जब बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, आपके पॉलीमर बनाते हैं। मतलब बहुत से सिंगल यूनिट मिल के आपके क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आप प्रोटीन का ले सकते हो। सभी को पता है प्रोटीन किससे बना है, आपके एमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। तो ये जो एमाइनो एसिड्स हैं ये क्या है, आपके मोनोमर है और इससे आपका बना क्या है, बहुत सारे एमाइनो एसिड से मिलके आपका क्या बना है, प्रोटीन बना है, ठीक है ना। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ना, प्रोटीन जो है एमाइनो एसिड का पॉलीमर है ना। एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड को मिला के हम क्या बना दिए हैं, प्रोटीन बना दिए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा वर्ड्स को। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी किसकी होती है, डीएनए की होती है और आरएनए की होती है। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में, Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain DNA और RNA. A nucleotide has 3 components. तो देखिए आपको बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए आरएनए बना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड वो 3 कंपोनेंट्स क्या है जिससे बना है, तो आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना है आपके नाइट्रोजनस बेस से, सेकेंड इज योर पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना है। तो पहला स्ट्रक्चर हो जाता है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, है ना, या फिर थर्ड में भी कह सकते हो, और थर्ड होता है शुगर। तो मतलब बस आपको ध्यान रखना है कि इन 3 चीज़ों से आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपके दो होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देन सेकेंड आपको पेंटोज शुगर कह रहा है, पेंटोज शुगर। तो इसमें भी देखिए आरएनए में वो पेंटोज शुगर कौन सा होता है, आपका राइबोज होता है, और डीएनए में कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है ना। आपने फुल फॉर्म पढ़ा है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो आरएनए में कौन सा शुगर होगा, राइबोज शुगर होता है, और आपके डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज। तो इन सब चीज़ों को ही आपको ध्यान देना, बहुत माइनर से डिफरेंस है आपके डीएनए और आरएनए में, ठीक है ना। अब देखो पेंटोज शुगर बोला है, मतलब 5 उसमें वो रहेंगे, ठीक है। तो पेंटोज शुगर का अगर स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोज शुगर से बना हुआ है, ठीक है। देन क्या बोला है आपको यहाँ पे, और फॉस्फेट ग्रुप, उसके अलावा उससे कौन अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन, और प्यूरिन में आ जाते हैं आपके एडिनाइन और ग्वाइनाइन, और सेकंड होता है आपका पिरिमिडिन, उसमें आते हैं साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स भी आप बनाएंगे तो ध्यान से, क्या वो बात करें, हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये होते हैं आपके 2 टाइप के, वो 2 टाइप के होते हैं आपके प्यूरिन, ठीक है, पहला होता है प्यूरिन, सेकेंड वन इज पायरिमिडिन या फिर पिरिमिडिन भी बोलते हैं,
ठीक है। अब प्यूरिन में आपके क्या क्या आ जाते हैं, तो प्यूरिन में आता है आपका एडिनाइन एंड ग्वानाइन, ठीक है। एडिनाइन और ग्वानाइन आपका आता है प्यूरिन में। पिरिमिडिन में आ जाता है आपका साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, एकदम ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है आपका एडिनाइन ग्वानिन, पिरिमिडिन में आता है आपका साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल, ओके। अब देखिए इसमें आपने देखा प्यूरिन में 2 है, पिरिमिडिन में 3 है, तो ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम आरएनए की बात करते हैं, जब आरएनए का केस आता है, तो आरएनए में आपके थाइमिन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। आरएनए में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आरएनए में आपका थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। वहीं हम अगर डीएनए को देखें तो डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होकर क्या प्रेजेंट होता है? आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत माइनर से डिफरेंस है आपके डीएनए आरएनए में। जैसे हमने पेंटोज शुगर में देखा, आरएनए में आपका राइबोज शुगर प्रेजेंट था, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। वैसे जब हम नाइट्रोजनस बेस में देखें तो आरएनए में आपका कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है? थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है, और वहीं डीएनए में देखें तो यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? आपका प्यूरिन में एडिनाइन ग्वानिन आ रहा है, पिरिमिडिन में आपका क्या आ रहा है? साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल आ रहा है, सॉरी हाँ, ये 3 चीज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जिस तरीके से मैंने इन सब चीजों को याद रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। प्यूरिन का अगर शॉर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा आपका? PU। और ये क्या है? ग्वानिन और एडिनाइन, तो इसको हम लिख दे GA, ठीक है। तो नॉर्मली हम पूजा की स्पेलिंग पढ़ते हैं PUJA पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे PUJA ना पढ़ के PUGA पूजा बना लीजिए, ठीक है ना। ये हम लोगों को ही तो करना है, किसी और को तो बताना है नहीं, ठीक है। या फिर आप प्यूगा ही कह दीजिए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपका PU से प्यूरिन हो जाएगा, और प्यूरिन में आपका GA से क्या हो जाएगा? ग्वानिन और एडिनाइन आ गया, ठीक है। तो अब जो बाकी बच्चे साइटोसाइन, थाइमिन, यूरेसिल, वो आपके किस में आ जाएंगे? पिरिमिडिन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जिस ट्रिक से मैंने याद रखा है उस ट्रिक को मैंने आपको बता दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बताया है? साइटोसाइन इज कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो देखो बता रहा है साइटोसाइन तो सब में कॉमन है, ठीक है, डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, बट थाइमिन जो है वो आपका किस में प्रेजेंट है? डीएनए में। और आरएनए किस में प्रेजेंट है आपका? सॉरी, यूरेसिल जो है आपका किस में प्रेजेंट है? आरएनए में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे वही लिखा है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। A nitrogenous base is linked to OH of 1-3 pentose sugar through an glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine या deoxyadenosine। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो किससे लिंक्ड रहता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिंक्ड रहता है, ठीक है। पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट वाला पोजीशन रहता है वहां पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिंक्ड रहता है, और कौन सा लिंकेज बनाता है आपका? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, अब हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो किससे लिंक रहता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से लिंक रहता है पेंटोज शुगर में, ठीक है, जो फर्स्ट वाला पोजीशन है वहां पे। और क्या बनाता है आपका? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, ताकि क्या बना ले? वो न्यूक्लियोसाइड बना ले, ओके। और जब न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो एडिनाइन को हम एडिनोसाइन कह देंगे, या डीएनए के किस में? डीऑक्सी एडिनोसाइन कह देंगे। ग्वाइनेसाइन कह देंगे, ग्वाइनिन को या डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन कह देंगे। साइटिडिन को डीऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन को डीऑक्सी थाइमिडिन, ओके। यूरिडिन जो है आपका, यूरिडिन किस केस में है आपका? आरएनए के केस में है। डीएनए के केस में जस्ट इसका क्या हो जाएगा आपका? डीऑक्सी थाइमिडिन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करें? न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है ना। तो आपका एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमिन, ठीक है। तो अब ये तो 4 हो गए, यूरेसिल भी आएगा, तो यूरेसिल तो थाइमिन की जगह है, तो मैं ऐसा करती हूँ ऑब्लिक करके यूरेसिल भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं? तो आरएनए के केस में एडिनाइन जो होगा आपका क्या बन जाएगा? एडिनोसाइन। और वही डीएनए के केस में क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन। मतलब वो जो शुगर ग्रुप है उसको लिखेंगे आप,
ठीक है। वैसे ही ग्वानिन आपका बन जाएगा ग्वानोसाइन आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में डीऑक्सीग्वानोसाइन। और जो आपका साइटोसाइन है वो क्या बन जाएगा आपका, साइटोनिन जो है आपका साइटोसाइन बन जाएगा, या फिर साइटिडीन बन जाता है, सॉरी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, साइटिडीन बन जाएगा, और डीएनए के केस में डीऑक्सीसाइटोडीन बन जाएगा। वैसे ही अगर आरएनए के केस में बात करें तो यूरेसिल से हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यूरिडिन, और थाइमिन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडिन। ठीक है, तो बिल्कुल इस वर्ड्स को याद रखिएगा आप। When a phosphate group is linked to hydroxyl of 5-C, मतलब अब देखो 5th प्लेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है फॉस्फेट के साथ, of a nucleoside through a phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxyribonucleotide depending upon the type of sugar present is formed. तो देखो अब तक तो हम शुगर वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करने की बात कर रहे थे। अब हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप से भी बना है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे लिंक्ड है, हाइड्रोक्सिल, और कौन से प्लेस में आपके 5th, ठीक है। देन न्यूक्लियोसाइड थ्रू, और उनका लिंकेज क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। इसके पहले हमने एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखा था न्यूक्लियोसाइड के केस में, अभी हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज देख रहे हैं फॉस्फेट के केस में, ठीक है। देन क्या बता रहे हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। देन अब आपको बता रहे हैं 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो लिंक होते हैं कहाँ से, 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, और क्या बना देते हैं आपके, डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ओके, मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपका क्या बना देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं, ठीक है ना। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री, जस्ट अ मिनट, free phosphate moiety at 5' end of sugar which is referred as 5' end of polynucleotide chain। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपका कि जो पॉलीमर है वो कैसे बनता है, उसका जो एक एंड रहता है वो फ्री रहता है, ठीक है। जो उसका एक फॉस्फेट मोइटी रहता है वो फ्री रहता है, कौन से एंड में, 5' एंड ऑफ शुगर, जिसको हम कहते हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। देन सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH ऑफ 3' ग्रुप। तो देखो बता रहे हैं कि एक तरफ आपका फॉस्फेट जो ग्रुप है वो क्या रहता है, फ्री रहता है, और एक तरफ आपका कौन सा ग्रुप, शुगर ग्रुप फ्री रह रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे फ्री है आपका, 5' एंड में, और शुगर ग्रुप जो है वो आपका कहाँ पे, 3' एंड। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 5' एंड ऑफ शुगर एंड 3' एंड ऑफ ग्रुप लिखा हुआ है, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है जिसकी अभी हमने बात की, तो 5' में फ्री है वो, और 3' में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब एक शुगर फ्री है, ठीक है। और ये आपका पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो देखो एडिनाइन है, थाइमिन है, यूरेसिल नहीं है, मतलब ये डीएनए की बात हो रही है, ग्वानाइन है, साइटोसाइन है, ठीक है। और देखो किस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप आपका फ्री है, और उसी तरह से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपका फ्री है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपके डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका दिखा रहे हैं। ओके, नाउ देन क्या बता रहे हैं आपको, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट्स। तो सिंपल सी बात है कि आपको आपका जो बैकबोन है, मतलब आपका जो, जैसे हम लोगों का बैकबोन किसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को, तो वैसे यहाँ डीएनए के बैकबोन की बात करें जिससे डीएनए पूरा स्ट्रेट है, तो किसकी वजह से है, क्योंकि उसमें शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप कैसे लिंक करके रखा है, और शुगर भी उसी से लिंक्ड है, ठीक है। और उसमें फिर आपके न्यूक्लिक एसिड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लिक एसिड क्या आ जाएंगे, एडिनाइन, थायमिन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, ये तो आपके न्यूक्लिक एसिड या नाइट्रोजनस बेस कह दिया आपने, हाँ सॉरी नाइट्रोजनस बेस ही कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके नाइट्रोजनस बेस, ये किससे जुड़े हुए हैं, आपके फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप से। दैट्स वाई फॉस्फेट और शुगर ग्रुप को क्या कहा, बैकबोन कहा है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ओके, देन
In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position of the ribose. तो देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है इसमें. हमने DNA का क्या देखा 3' एंड 5' एंड में. तो 3' में आपका कौन सा ग्रुप फ्री था? OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 5' एंड में आपका फॉस्फेट ग्रुप. तो बिल्कुल आप देख सकते हो ना, स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर हो रहा है किस तरह से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और यहाँ पे 3' एंड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. अब आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या बता रहा है? एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट इन 2' पोजीशन इन द राइबोस. तो देखो जो शुगर है उसके कौन से जगह पे प्रेजेंट है? वो 2' पोजीशन में प्रेजेंट है. यहाँ पे आपको 3' और 5' देखने के लिए मिले थे डीएनए में, लेकिन आरएनए में आपको 2' पोजीशन मिल रहा है. ठीक है. Also in RNA, uracil is found at the place of thymine. 5-methyl uracil, another chemical name for thymine. तो देखो थायमिन का एक और केमिकल नेम बता रहा है, that is your 5-methyl uracil. Okay. Then DNA का बता रहा है, DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1869. तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप. डीएनए जो है क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि आपके डीएनए का चार्ज क्या है, डीएनए कौन सा चार्ज कैरी करता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप बताएंगे आंसर कि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. जब आप बायोटेक वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें इस चीज को क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज रहता है, इसीलिए किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ठीक है, तो अभी हम उस चार्ज के बारे में नहीं, बस आप ध्यान रख लो इस चीज को. अब देखिए तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो डीएनए है उसके बारे में आपको किसने बताया था? तो एक साइंटिस्ट थे आपके, दैट इज उनका नाम था फ्रेडरिच मीशर. उन्होंने डीएनए के बारे में सबसे पहले 1869 में बताया था. तो डीएनए को हमारा जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ इन्होंने डीएनए का नाम आपका क्या दे दिया था? न्यूक्लिन. तो देखो लिखा ही नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन, क्योंकि उनको न्यूक्लियस के अंदर मिला था तो उन्होंने डीएनए ना नाम रख के उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन. तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए का एक और नाम क्या रखा गया था कभी, तो वो क्या था? आपका न्यूक्लिन वर्ड था. ठीक है. नाउ फिर क्या बता रहा है? However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remain elusive for very long period of time. तो देखो बता रहे हैं कि एक तो आपका जो डीएनए है वो कैसा है, हम उसको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते. हम सेल को जब नेकेड आई से नहीं देख सकते तो डीएनए की तो बात ही अलग है. ठीक है ना. लेकिन फिर भी डीएनए बहुत लंबा रहता है लेंथ वाइज. ठीक है ना. डीएनए क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड पूरा चेन है ये, और ये बहुत लंबा होता है. ठीक है ना. तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क था पूरे साइंटिस्ट लोग के लिए, लेकिन बट फिर भी ये सब चीज़ों को पॉसिबल किया गया है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप ना जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें दिखाई देंगी. ठीक है. तो खैर, तो यहाँ पे वही चीज़ को बता रहे हैं. Then it was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ठीक है भाई, डीएनए बहुत डिफिकल्ट टास्क था साइंटिस्ट लोग के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉसिबल किया इस चीज़ को. ठीक है. तो आपके दो साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? आपका जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, उसके अलावा दो और साइंटिस्ट का नाम, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने प्रोड्यूस किया था? तो ये किए थे मॉरिस विल्कन और रोजलिन फ्रैंकलिन ने. इन लोगों ने मिलके क्या किया? डीएनए का स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए जो होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना. तो वही चीज बताया कि डीएनए सिंपल बट डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर जो भी है डीएनए का उन्होंने बना के बताया. ठीक है. One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन है ना, वो किससे जुड़ी होती है? बेस पेयर से जुड़ी होती हैं. तो अभी आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी. However, this proposition was just a minute. However, this proposition was also based on the observation in Erwin Chargaff
that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. तो बता रहे हैं कि अब ये जो एडिनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका जो आपका क्या बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इनका जो रेशियो रहता है वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है. ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने डाला, ये आपकी बुक में स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है ना, तो आप देखिए कैसा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का. तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जिसमें आपको उसका फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में बार बार कह रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस, वो सब आपको ये वाले स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं. ठीक है ना, कि कैसे फ्री हैं फॉस्फेट ग्रुप, कहाँ से फ्री हैं, ये सब चीज़ें. और ये आपको डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है. तो डबल हेलिकल कैसे करें, देखो एक ये हेलिक्स है, ये एक है, और ये कैसे स्पाइरली बाइंड है, कॉइल्ड है अपने में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेस पेयर किसको कह रहे हैं, ये जो आपकी लाइनिंग बनी हुई है डीएनए के एक एक हेलिक्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड योर बेस पेयर. और ये बेस पेयर एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं. ठीक है, और इनका बैकबोन जो है आपका किसका बना है, शुगर और फॉस्फेट का बना है. और अंदर पे ये सब चीजें जो है ये क्या है, आपकी नाइट्रोजनस बेस है. तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ठीक है ना, और आप देख सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कैसे स्टार्ट, 3' एंड से 5' एंड, और एक और 5' एंड से 3' एंड. तो देख रहे हो दो हेलिक्स दिख रहे हैं ना आपको, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा डीएनए जो है वो किससे जुड़ा है, उसके बेस पेयर जो रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं. ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल कहलाता है. एक हेलिक जो है 5' एंड से 3' एंड की तरफ जाता है, एक 3' से 5' की तरफ जाता है. ठीक है, आपका डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. उसके अलावा हमने और क्या देखा था कि आपका डीएनए का जो एक एक हेलिक्स है, तो एक एक हेलिक्स हम किसको कहेंगे, इसको. ठीक है, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो आपकी लाइनिंग्स बने दैट इज योर बेस पेयर. तो ये एक एक हेलिक्स के अंदर आपके 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेस पेयर. और यही बेस पेयर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है. ओके, तो अब जब डीएनए का आप सेलेंट फीचर पढ़ोगे ना, तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी करेंगे आप. ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा. डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया, उन्होंने डीएनए का क्या नाम रखा, फिर डीएनए की जो स्ट्रक्चर का डबल हेलिकल मॉडल जो आया डीएनए का वो किसने बताया. तो ये नाम याद रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पेपर में आते हैं. ठीक है, देन क्या बता रहा है, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other strand can be predicted. तो देखिए बता रहा है जो बेस पेयरिंग होती है डीएनए में, ये जो बेस पेयरिंग है एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की. ठीक है, और ये जो बेस पेयरिंग हो रही है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री चेन फॉर्म करती है, जिसकी वजह से अगर हमको एक जगह का पता चल गया तो दूसरे जगह का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक एस्टिमेशन कर सकते हैं. अच्छा यहाँ का ये है तो इधर का ये होगा, इस तरीके का. ठीक है, also if each strand formed by DNA act as a template for synthesis of a new strand. तो देखो कह रहे अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड बना हुआ है तो उसका दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ठीक है, तो उसको भी बनाया जा सकता है. देन क्या बता रहे, दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंट इन ए मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर. तो ये बता रहे कि डीएनए पे इतनी स्टडी की गई जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाया. ठीक है, तो अब कल की क्लास में आपको डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी. तो आज जो हमने चीज़ें पढ़ी वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. तो आज की चीज़ों में बस आपको ये याद रखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों का बना है, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, एंड थर्ड इज योर फॉस्फेट ग्रुप. ओके, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस आपके 2 टाइप के होते हैं, दैट इज योर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन में आता है आपका एडिनाइन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. यूरेसिल होगा आपके आरएनए के केस में, डीएनए के केस में यूरेसिल की जगह हो जाएगा आपका थायमिन. ठीक है, फिर डीएनए में आया तो डीएनए जो है उसको सबसे पहले किसने बताया था, तो फ्रेडरिच मेशर नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था. उसके बाद जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक वगैरह साइंटिस्ट है, उन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर समझाया. ठीक है, और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन आपको दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था, विल्किंस ने. ठीक है, तो ये सब नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा. तो आज के टॉपिक में हमने इतना स्टडी किया. अब कल के टॉपिक में मैं आपको डीएनए का जो पूरा साइलेंट फीचर है उसके बारे में बताऊंगी. ओके,
So today's class is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.